इस बार जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो सबको ये हमें न्यूज़ में काफ़ी देखने को मिला कि भई बहुत से बच्चों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट्स ने आपको अच्छा स्कोर किया था जीएस में, बट इन सीसैट पेपर दे फेयर बैडली और उसके वजह से उनका रिजल्ट जो है वो नहीं हो पाया। सो दिस इज़ अ रियलिटी जो कि आपको दर साल ये देखने मिल रहा है, और ये भी बातें हो रही है कि साथ साथ ईयर वाइज जो है पेपर काफ़ी टफ होता जा रहा है सीसैट का। तो डेफिनेटली इट्स अ हर्डल, और ये काफ़ी एक मेजर हर्डल बन के आया हुआ है, जिसमें से कि आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी जिनके जीएस पे बहुत अच्छे कमांड हैं, और वो भी सीसेट के हर्डल में कहीं न कहीं उनको मुश्किलें आ रही हैं। सो पहली चीज़ कि कैसे इसको ओवरकम हम कर सकते हैं, तो मेरे तरफ से क्या सजेशंस हो सकते हैं इसके, सो आई विल ट्राई टू डेल्व इनटू दैट। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो थ्रू आउट द ईयर्स आई हैव लाइक ठीक-ठाक मैंने परफॉर्म कर लिया है सीसेट में। सो 2021, 2020 सो ऑलमोस्ट ठीक-ठाक स्कोर रहते थे। आगे की बात करूँ तो 2022 एंड 2023 में भी स्कोर जो है अगर आप देखोगे, तो ये आपको कम होते हुए दिखेंगे। सो डेफ़िनेटली आई वुड से दैट हाँ, पेपर तो थोड़ा बहुत डेफ़िनेटली टफ़ हो रहा है। बट फिर भी आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको स्कोर कितने करने हैं, आपको स्कोर करने हैं 66 मार्क्स। तो जस्ट आपको 66 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है? यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा कि कट ऑफ जो है आपका ऊपर-नीचे हो सकता है, ये तो आपको सिंपली 66 मार्क्स स्कोर करो एंड जो है आपकी कहानी हो ज गई। तो अपने को तैयारी भी इसके लिए उसी लेवल से करनी है। साथ ही साथ ये भी आता है कि मेंस में तो इसकी इम्पोर्टेंस है नहीं, तो शायद बहुत से बच्चे जो होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, वो कम ध्यान देते हैं आपको सीसेट के पेपर पे। तो डेफ़िनेटली आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, यू हैव टू टारगेट 27। अब 27 क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज़ कि नेट करेक्ट आपके जो होने चाहिए, ये 27 क्वेश्चन अगर नेट करेक्ट आपके हो जाते हैं, तो फिर आपका जो काम है वो हो जाएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चंस, तो आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस अगर आप 27 क्वेश्चन कर ले जाते हो तो काम आपका हो गया। यहाँ पे 27 एक और इम्पॉर्टेंट नंबर है, यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अगर आप सीसेट के पूरे पेपर को देखो, तो 3 सेक्शंस इसमें आपको दिखेंगे। एक तो जो है आपका इंग्लिश वाला, कॉम्प्रिहेंशन वाला। दूसरा जो सेक्शन है दैट इज़ वो मैथमेटिक्स आ जाता है, और रिसेंटली मैथमेटिक्स का लेवल जो है आपको ठीक-ठाक रहा है। और तीसरा जो है वो रीजनिंग वाला पार्ट है, और ये 3 मिला के आपको सीसेट के पेपर बनाते हैं। अगर इसमें ध्यान दे दोगे तो ऑलमोस्ट तीनों का जो रेशियो है सिमिलर होता है, वेटेज जो है सिमिलर रहेगा, ऑलमोस्ट 27, 27 और 26, तो कोई एक 26 होगा, 27, 27 जनरली आपको तो इंग्लिश 27 देखने मिलती है। ये मैं आपको इसलिए इस पे ध्यान दिला रहा हूँ क्योंकि आप देखो कि आपको 27 क्वेश्चंस करने हैं। अगर किसी एक पे भी आपका कमांड अच्छा है, सो यू विल बी कि मैं क्वेश्चंस कर ले जाऊँगा। यहाँ से ये पेपर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, यू नो हाउ टू डू द क्वेश्चंस, तो 27 क्वेश्चन तो आपको करने लायक वहीं से हो जाएँगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं बिल्कुल भी मैथ्स या बिल्कुल भी रीजनिंग्स नहीं आती। तो अगर 1-2 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो मैथ एंड रीजनिंग के पेपर में डेफ़िनेटली ऐसा कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चंस ईज़ी मिल जाएँगे जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो आपका अगर थोड़े बहुत इधर-उधर होते हैं तो आपको मैनेज कर देगा। सेम गोज़ विथ कि अगर मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती, या फिर वो लैंग्वेज वाला, ये इंग्लिश से मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर देता हूँ इसको। जो पैसेजेज़ आते हैं, ये पैसेज दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट टर्म, क्योंकि अदर लैंग्वेजेज़ में भी ये होते हैं। तो ये आप कर सकते हो, पढ़ के आंसर करना है। हाँ, टफ होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ ईज़ी, बट डेफिनिटली अगर किसी एक पे भी आपका कमांड है तो इट विल डू डू द वर्क। अब हम बात करते हैं कि अब देखो एक डायरेक्शन चला जाता है यहाँ कि सीसेट टफ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो अलग डायमेंशन की बात है। वो टफ है तो सबके लिए है, और आपको अगर कोई नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट आके अगर हिस्ट्री एंड बाकी चीज़ें पढ़ सकता है, सो डेफिनेटली सीसेट जो आपको आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल्सो नीड टू डू, क्योंकि बैलेंस तो बनना ही पड़ेगा, किसी तरीके से बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए आप कह नहीं सकते कि नहीं नहीं ये तो भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और बाद में हो जाएगा वो अलग बात है। बट अभी जो रियलिटी है कि सीसेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से अगर आप देखो कि आपको क्या टारगेट करना है, मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा, यू बेटर नो योरसेल्फ कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। आपकी मैथमेटिक्स आपको कितनी अच्छी आती है, रीजनिंग कितनी अच्छी आती है, इंग्लिश कितनी अच्छी आती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे पता है कि मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर लूँगा,
ठीक है, इंग्लिश मुझे ठीक-ठाक आ जाती है, यहाँ से क्वेश्चन कर लूँगा, रीजनिंग मैं शायद सॉल्व ना कर पाऊँ, जो थोड़े भी टेक्निकल क्वेश्चन्स आ जाएँगे, टफ क्वेश्चन्स आ जाएँगे, तो रीजनिंग की मैंने प्रैक्टिस कर नहीं रखी है, सो आई नो माय स्ट्रेंथ्स कि मैं कहाँ पे अपना फोकस करने वाला हूँ। ये क्यों जानना ज़रूरी है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नॉर्मली होगा ना कि एक जो होगा सब्जेक्ट आपका इन तीनों में बेस्ट होगा, एक जो होगा मीडियम होगा, ये ठीक-ठाक आता है, तीसरे को मान लेते हैं एकदम डिज़ास्टर है, ठीक है? तो बीएमडी करके फ्रेमवर्क बना लो अपना कि इन तीनों में से कौन-सा आपका बेस्ट है, कहाँ पे मीडियम आपको ठीक-ठाक आ जाता है, डिज़ास्टर है तीसरा। इसमें से अपने को जो आपका यहाँ पे है, इसी को फ़ोकस करो, इसी को बेहतर बनाओ। टोटल का टोटल अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथ जो है इन क्वेश्चंस पे लगा के जाओ। अब ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो सकता है किसी साल में इंग्लिश थोड़ी टफ आ जाती है, किसी साल में मैथमेटिक्स थोड़ी टफ आ जाती है, बट 2 के केस में आपका चांस ठीक-ठाक रहेगा। ये इसलिए ज़रूरी है करना क्योंकि अगर आप 2 पे स्पेसिफिकली फ़ोकस कर लेते हो, तो आपके पास करने के लिए 55 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होंगे या चलो 54 ही मान लो। अब रादर दैन डिवोटिंग टाइम फॉर 80 क्वेश्चन मैं अपना फ़ोकस बनाता हूँ कहाँ पे कि भाई मुझे तो 54 क्वेश्चन ही करने हैं, मैं रीज़निंग बाद में देखूँगा। अगर ये 55 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए ठीक से पूरे टाइम के साथ, तो बाकी मैं बाद में देखूँगा कि वो मुझे अटेम्प्ट करने हैं कि नहीं करने हैं। ठीक है? तो ये पहले तो अपने स्कोप को नैरो करो, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है कि इसमें 180 190 स्कोर करूँगा तो कुछ अलग मिल जाएगा, मुझे 66 ही चाहिए, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी उस तरीके से डिज़ाइन करूँ। तो वहाँ पे आप फ़ोकस करो पहली चीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगी आपको कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मैथमेटिक्स टफ आ गई, तो ठीक है, आप इंग्लिश पे फ़ोकस करो, मैथमेटिक्स टफ भी आएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा आपको बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बन सकता। वो सॉल्व होंगे, डेफ़िनिटली सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन्स होंगे सॉल्व, 10 मान लो 27 में से 10-15 भी सॉल्व हो गए, तो वहाँ पे आप इंग्लिश से बैलेंस करोगे। तो इसलिए मैं 2 लेके चलता हूँ। नॉर्मली मैं एग्ज़ाम हॉल में जब जाता हूँ, तो मेरा ये रहता है कि मुझे इतने करने हैं, इस पे मैं अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट करूँगा। उसके बाद ही आई विल गो कि बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं, अगर रीजनिंग के सेक्शंस बचे हैं, तो मैं उस पे जाके देखूँगा कि अच्छा इसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है कि नहीं ईज़ी है। तो एक टारगेट तो इस तरीके से सेट करो एंड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। इसके बाद अब रह जाती है कि ठीक है, तैयारी तो अपने को करनी है, तो कैसे करनी है? एग्ज़ाम हॉल में क्या करने का है? 2 चीज़ें ही अलग-अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आपको जो 2 चीज़ें बताऊँगा, एक तो कि आपका प्रिपरेशन के तरीका क्या होना चाहिए और उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला हूँ, वही सिंपल चीज़ें रहेंगी। दूसरा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करने का है, तो वहाँ पे मेरा डिस्कशन थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। कमिंग ऑन टू कि एक चीज़ आप करो, तो एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश के लिए नहीं किया है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन के लिए नहीं करा है, उसको मैं अलग से आई विल ट्राई कि मैं हमारी टीम कोई ना कोई उस पे लेके आपको आए। जो वीडियोज़ है, यहाँ पे मेरा फ़ोकस आपको मैथ्स एंड रीजनिंग वाले सेक्शन से है। तो पहली चीज़ आपको करनी होगी दैट फ़ोकस ऑन द ईज़ी बेसिक्स, जो ईज़ी वाले बेसिक्स हैं। ऑब्वियसली ना रिमाइंडर थ्योरम, ये तो आप क्लास 9-10th में हम पढ़ के जाते हैं। इस पे थोड़ी-सी प्रैक्टिस आप लगाओ, क्या है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 100, अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको आती है तो दिस इज़ अ वेरी ईज़ी क्वेश्चन। अगर नहीं आता है, एक एक्सट्रीम केस में मान लो कि चलो बिल्कुल भी मुझे नहीं आता है, तो आई विल कम ऑन टू कि फिर आप इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे? या फिर आपको व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन एक्सपेंशन, ये आपको जो इंडिसेस सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी बेसिक्स आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर आप लेते हो, तो वहाँ पे यू विल फाइंड कि इन तरह ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चंस हर साल आते हैं, 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के आपको हर साल मिलने हैं, हर पेपर में मिलने हैं। तो इन सेक्शंस को पढ़ के जाओ बेसिकली। ये हो गए आपको, फिर जैसे नॉर्मली ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी में मिलेगा। सिमिलरली ये डिविजिबिलिटी, अगेन रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आप देखोगे, यहाँ पे डिविजिबल बाई एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या है, क्या पॉसिबल हो सकती है। तो इस तरीके के जो बेसिक्स वाले पोर्शन है, वो आप कम से कम क्वेश्चंस लगा के जाओ। अब कम से कम कुछ नहीं तो चलो भाई, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स ये कैसे काम करते हैं इनको पढ़ लिया। आपको रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी फेमस है। आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कर लो। टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क वाले क्वेश्चन, ये आपको डेफिनेटली आता है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब क्वेश्चंस तो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ना, ये तो किसी भी आपको रीजनिंग वाले, मैथ्स वाले बुक में आपको मिल जाएगी। सो प्रैक्टिस दिस, इसको अगर आप नहीं करके जाते हो तो फिर तो आप एक्सक्यूज ही दे रहे हो। इसके आगे अगर हम बात करें तो फिर कई बार ऐसा क्वेश्चंस होता है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते, वो देख के डर जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप करोगे, इनके लिए टेक्निक्स क्या है, सिंपल चीज़ है, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स का यूज करो।
अब लेकिन ये ऐसे नहीं आएगी कि नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा, ऐसा ऐसा दिखेगा मैं कर लूंगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अब सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या है, देखो कई बार क्वेश्चन हमें देख के ही बड़ा लगता है कि नहीं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली इट्स आस्किंग 5 घन पूर्णांकों पी क्यू आर एस टी में से 3 सम है, उनमें से 2 विषम है, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। चलो पी क्यू आर एस टी मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो आपको ऑप्शन दे रखा है ना उसने कि ये भाई आपके पास है, आप पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है, यू यूज द टेक्निक सब्स्टिट्यूशन। आप मान लो भाई पी क्यू आर एस टी के वैल्यू कुछ भी मान लो 1 2 3 4 करके देखो, एक दो बार करोगे। अब ये तब आप कर पाओगे जब आपने फोकस कर रखा है कि मुझे 80 क्वेश्चंस की दौड़ में दौड़ना ही नहीं है। आई एम जस्ट अटेम्प्टिंग मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने ही वाला हूँ, बाकी उससे मैं चक्कर में ही नहीं लगाऊं। तो आपके पास इनफ टाइम होगा, यू कैन चेक। तो पी क्यू आर एस टी की वैल्यू रख के लगाओ, देखो क्या होता है, एंड यू विल फाइंड ये काफी इजी क्वेश्चन है, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, 1 2 3 4 5 कर लो, तो फिर यू विल फाइंड कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगेन उसी तरीके की क्वेश्चन है, पी और अभाज्य संख्या पी और भाज्य संख्या सी। तो इट्स टॉकिंग अबाउट कि पी जो है नॉन डिविजिबल नंबर है, और सी जो है दिस इज ए डिविजिबल नंबर। अब इस पे आप ये हो सकता है कि नहीं, तो अगेन रख लो, वैल्यू रख लो ना, 1 + 2 करके देख लो क्या हो रहा है, या चलो 1 + 4 कर लो, तो करके देखोगे क्या हो रहा है। तो इस तरीके से आप करके, इस तरीके क्वेश्चन आपको भी पेपर में मिल जाते हैं। वहां पे आपको यू हैव टू कूल योर माइंड कि भाई इस तरीके क्वेश्चन आई विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हड़बड़ाहट में फिर ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले। तो इजीली अगर आप इस पे स्पेंड करोगे टाइम, यू विल गेट टू नो कि ये क्वेश्चंस, इस तरीके क्वेश्चन दिखते पड़े हैं बट ये आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, या फिर मान लो अगेन ये देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, ये लास्ट ईयर ये सारे क्वेश्चन मैं जो दिखा रहा हूँ 2023 के पेपर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 2023 के पेपर में था कि भाई क्वेश्चंस बहुत टफ थे, बहुत टफ थे, बट आपको करने कितने थे वही तो सोचो। और यहाँ पे अभी मैंने इंग्लिश वाला पोर्शन उठाया ही नहीं है, क्योंकि रीडिंग वाला जो पोर्शन था वो लोगों ने कहा कि वो कंपेरेटिवली इजी था, तो आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स एंड अदर सेक्शंस, मैथ्स एंड रीजनिंग, और देखो कि यहाँ पे क्वेश्चंस करने क्या वाकई में बहुत ज्यादा टफ थे। So PQRS distinct single digit positive numbers. What is the greatest value PQRS? Again PQRS ना, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, सब्स्टिट्यूट कर दो, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए ना, सिंगल डिजिट नंबर है तो क्या ले सकते हो, 7 8 9 6 7 8 9 ले लो, करके देखो कैलकुलेट कितना ज्यादा आ रहा है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगेगा आपका। बट क्या कितने यहाँ पे कितने टाइम्स आपको करने पड़ेंगे, 3 4 5 करो, करके देखोगे अरेंजमेंट करके, तो 6 + 7 करके देख लिया, 8 + 9 करके देख लिया क्या हो रहा है, 6 + 8 कर लिया, 7 + 9 कर लिया, करके देख लो, 2 3 ऐसे बनेंगे, कौन सा नंबर उसमें मैच हो रहा है। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। ये तो मैंने 3 जस्ट सैंपल में उठा लिया, ऐसे 1 2 क्वेश्चन और मिल जाएंगे इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगेन इजी टारगेट्स आपके लिए होते हैं। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेटली क्वेश्चन, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो क्वेश्चन टफ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उसने पूछा कि ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1, यानी कि 9 डिजिट नंबर है जिसमें कि सारे एक एक ही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसने पूछा कि इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम यानी स्क्वायर कर दिया, चलो, एंड व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स इन रिजल्टिंग नंबर। तो यहाँ पे अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी मैथ्स पढ़ी है तो उसको पता होगा कि 1 × 1 1, 11 × 11 1 to 1, 111 × 111, ये चला जाता है 1 2 3 2 1। तो इस तरीके के सीक्वेंस बनेंगे। अब यहाँ पे ठीक है, तो ये इस तरीके के पैटर्न्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे डेफिनेटली, नहीं तो फिर ब्रूट कैलकुलेशन करके देखो, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बट स्टिल इस तरीके के पैटर्न अगर आप पकड़ते हो तो ये कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं कि 1 1 1 मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, तो ये बेसिक चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगेन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, अगर आप उसको 10 to 100 तक ऐड करते हो, तो अब आप देखो ये क्वेश्चन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते नहीं, कर सकते, अगर नहीं कर सकते, बाई चांस नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे आता है, तो फिर ब्रूट कैलकुलेशन का यूज तो कर सकते हैं, आपको पैटर्न दिखना शुरू होगा। बट हमें पहले ही लग जाता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर 10 to 100 आप लिख के देख लो कि भाई 10 11 12 13 14, इसको कैलकुलेट करोगे भी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये कितना होगा, 2 मिनट नहीं 3 मिनट लगेगा। अगर मुझे लग ही रहा है कि भाई मुझसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आई कैन टेक द टाइम। अब अगर आप इसको एक पैटर्न में कम से कम लिखने की आदत डालोगे, यू विल फाइंड ये कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ब्रूट कैलकुलेशन का यूज करो, बट अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो कैंट वी यूज दैट, इसको कर सकते हैं ना, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। सिमिलरली जो इसके पीछे वाला एक क्वेश्चन था, हमने बात करी थी यहाँ पे कि यहाँ पे इसको क्या, इसको हम ब्रूट कैलकुलेशन से कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, आप करके देखो। हाँ, अब यहाँ पे ब्रूट कैलकुलेशन का मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक एक मल्टीप्लाई करते जाओ, लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल फाइंड
कि क्या सॉल्यूशन हो रहा है। तो ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये डेफिनेटली आपको लगेगा। इसी तरीके से नंबर n इज फाउंड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस तरीके क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे अब क्या अब पूरा पूरा 99 टाइम्स 9 9 लिख के आप डिवाइड करते जाओगे, नहीं, ट्राई टू फाइंड द पैटर्न। अगेन ये पैटर्न का क्वेश्चन है कि 9/13 क्या होता है, 99/13 क्या होगा, 919/13 क्या होगा, 9999/13 क्या होगा। यू विल फाइंड कि एक पैटर्न आ रहा है फिर से। तो ऐसा नहीं हो कि वहां पे आपको ब्रूट कैलकुलेशन, बट इन तरीके की सवालों की आदत आपको डालनी पड़ेगी। और ये कहाँ से निकल के आएगा, ये निकल के आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप देख लो किस किस टाइप के क्वेश्चन है जो ज्यादा आ रहे हैं, ट्राई टू फॉलो दैट, उन सेक्शंस को तो सॉल्व करके जाओ। सिमिलरली ये मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन उठा लिए। अब ये देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पहले से आपने थोड़ा बहुत बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कि नहीं नहीं मुझे नहीं आता है, देन इट्स विल वेरी डिफिकल्ट। अब ये तो आपको कोडिंग डिकोडिंग जैसी चीजें हैं, बहुत सिंपल मैथ, मुझे नहीं आती रीजनिंग बहुत ज्यादा, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अब ये तो इजी पीजी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि भाई जीरो को चूर लिखा तो प्लेयर को क्या लिखेंगे। तो ये पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए कि जेड है तो फिर ए बी सी 3 नंबर ऐड कर दिया, ई है एफ जी एच 3 ऐड कर दिया, आर है एस टी यू 3 ऐड कर दिया। तो सिमिलरली पी को भी ऐड करो, क्यू आर एस हो जाएगा, एल को ऐड करो एम एन ओ हो जाएगा, एंड यू विल फाइंड कि क्या इसका पैटर्न बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 7+9+10 ये कोई साइंस दिए हुए हैं इक्वल्स टू 8। ये काफी इजी क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये आपको सिंपली ऐड करने हैं 9 7 16 एंड 10 26 एंड 6 2 कर दो 8 हो गया। सिमिलरली 9 11 30 तो 30 41 एंड 9 50 505 हो गया। इस तरीके से ये देखो कि यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सवाल इजी होते हैं, बट क्योंकि हमने इनफ प्रैक्टिस करके हम नहीं गए हैं, हमने उस तरीके के सवालों को देखा नहीं है, तो हमें लगता है कि यार बहुत मुश्किल हो जाता है ये सवाल, काफ़ी टफ है काफ़ी। हाँ, क्वेश्चन टफ थे डेफिनेटली, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन थे तो डेफिनेटली वो टफ थे। आई विल नॉट से कि नहीं क्वेश्चन टफ नहीं थे, बट अपने को कितने क्वेश्चंस करने हैं पहले तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखो। तो ये अगर आप करते हो तो ये कहानी आसान होगी। अब यहाँ से एक चीज़ बहुत ज़रूरी, तो मैं अगर बोलूँ कि क्या सजेशंस रहेंगे, तो पहली चीज़ अपने अपने फोर्सेस को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जो आपका वीक है चलो वहाँ पे बहुत मेहनत नहीं करनी, थोड़ी बहुत देख के चले जाओ। जो स्ट्रेंथ है उस पर प्रैक्टिस करके जाओ करके जाओ करके जाओ, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, थोड़े बहुत टेस्ट लगाओ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। ज़्यादा नहीं करना है, मुझे पता है कि हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट एटलीस्ट क्योंकि अगर आपका दिक्कत बार बार यहीं से आ रही है तो यहाँ पे तो कम से कम टाइम दो जो मेजर हर्डल अगर यही बना हुआ है तो इसको क्रॉस करे। तीसरा, यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि मैं कहाँ पे फोकस करने वाला हूँ, क्या करूंगा, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे उस स्ट्रेटेजी को फोकस करो। और चौथा जरूरी है द कामनेस इन द एग्जाम हॉल। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, पांचवा नहीं बना, इसके बाद जो है ना प्रेशर बढ़ने लगता है, यार नहीं बन रहा नहीं बन रहा। अगर ऐसा हो जाता है कभी भी बाई चांस हो जाता है ऐसा, गो फ्रॉम बैकवर्ड्स, या 10 क्वेश्चन स्किप करके चलो भाई 11 से शुरू करो। कई बार क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं कि वो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन लगेंगे ये तो क्या हो गया, और वहां पे फिर जो हमारा मूड खराब होने लगता है। सो ये कामनेस, इस तरीके की स्ट्रेटेजी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक चीज और होता है, जब एग्जाम पहला पेपर खत्म होता है और दूसरे पेपर के बीच में जो 2 घंटे का गैप होगा, तो कई स्टूडेंट्स 3 घंटे का जो गैप होता है उसमें कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पहले पेपर को डिस्कशन करने में लगे हुए हैं कि अच्छा ये कैसे, या फिर जो बहुत से लोग हैं वो लगे हुए हैं कि रिवीजन कर लेना है, फॉर्मूले रिवाइज करके जाऊंगा। वो फॉर्मूले रिवाइज करने से भी यहाँ पे कुछ नहीं होता लास्ट टाइम में। तो आपको एक काफ़ी अच्छी ज़रूरत है कि आपका माइंड खास करके सीसेट के टाइम में बहुत शार्प होना चाहिए, बहुत तेज़ी से चलना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बिटवीन द पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको एक प्रॉपर रेस्ट यू हैव टू फॉलो। छोड़ दो भाई दुनिया भर की बात में, जो पहला पेपर बीत गया, जो होना हो बाद में देखेंगे, जाके घर जाके देखेंगे, क्यों देखना है उसको। यहाँ से यहाँ के बीच में अपने आप को काम करो, रिलैक्स करो, एंड देन गोइंग टू द एग्जाम पे। और ये क्लियर करके जाओ कि मुझे 60 क्वेश्चन ही मैक्सिमम देखने हो, अटेम्प्ट भी 60 होंगे नहीं, बट ठीक है मुझे 50-55 ही अटेम्प्ट करने से ज़्यादा मुझे जाना ही नहीं है। एंड कहाँ करना है ये अपने आप को क्लियर रख के जाओ। अब इतना करने के बाद किसी साल हो सकता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो, आपने एक बार ट्राई किया, देन यू गो कि अच्छा जो इजी वाला, अगर कोई एक पोर्शन टफ है तो डेफिनेटली अगला पोर्शन इजी होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर ही अनडुएबल होगा, क्योंकि पूरा का पूरा अनडुएबल होगा तो फिर तो कोई नहीं कर पाएगा ना। तो ये अपने स्ट्रेंथ पे खेलो,
दैट विल बी माय सजेशन। और प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न्स आपको तभी देखने शुरू होते हैं जब आपने 10 20 50 क्वेश्चन बना रखे हैं कम से कम। ये सारे बहुत इजी क्वेश्चंस माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एसएससी या बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन बैंक वाला, तो उनको पता होगा कि ये कितने इजी क्वेश्चंस में माने जाते हैं, तो इतनी तो कर ही सकते हैं हम लोग। सो दिस वाज ऑल कि अपने को क्या करना है, कैसे करना है। और बाकी रही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात, तो वी विल कम ऑन टू इट कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है, पैसेज वाला जो पोर्शन है, उसको कैसे डील करना है उसमें, क्योंकि काफ़ी उसमें यू नीड टू एनालाइज, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो सिमिलर दिखते हैं। तो मेरी बहुत स्ट्रेंथ नहीं रही है वहाँ पे, बट ठीक ठाक कर लेता हूँ मैं। सो वी विल ट्राई कि मैं कर दूँ या हमारी टीम में से कोई ना कोई डेफिनेटली दे विल कम विद कि इसका इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो दिस वाज ऑल। आई होप कि कुछ इंसाइट्स मैंने आपको दिए होंगे। अगेन आई एम नॉट, आई डोंट हैव वेरी मच कमांड ओवर द सी सेट, बट ठीक ठाक एक मिनी मैक्सिमम कह सकते हैं कि आप टेबल कमांड के साथ जो बैलेंस्ड कमांड है उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस को हम सॉर्ट आउट करते हैं, दैट्स द पर्पस कि मैंने आपके लिए ये वीडियो लेकर आया। सो दिस वाज ऑल, एंड कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू ऑल।